हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट फुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। इससे पहले कि हम आज के क्वेश्चन शुरू करें, हम पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से फॉर्मूलेज याद किए थे। पहले हमने किया था एस इज इक्वल टू सी टैन जाय, ये फॉर्मूला याद किया था। फिर हमने किया था y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी। एक और था हमारे पास h इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। एक रिलेशन थी y h के बीच में जो था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला था y इज इक्वल टू सी सेक जाय, ये एक फॉर्मूला याद किया था हम लोगों ने। और कौन सा किया था, और शायद हम लोगों ने x का किया था। x की वैल्यू क्या रहती, सी लॉग ऑफ सेक जाय प्लस टैन जाय, पढ़े थे ऐसा। फिर उसके बाद और कुछ याद किया था हम लोगों ने याद किया था टेंशन का फॉर्मूला। टी नॉट की वैल्यू कैसे इक्वल रहती, डब्ल्यू सी से। और एक चीज पढ़ा था टी की वैल्यू कैसे इक्वल रहती, डब्ल्यू वाई से। और अगर आपको कंपोनेंट्स वाली चीज याद हो कि यहाँ पे टेंशन टी एक्ट होता है एट एन एंगल जाए, तो ये पड़ोसी वाला क्या आ जाएगा, टी कॉस जाए। और ये वर्टिकल वाला क्या आ जाएगा, टी साइन जाए आएगा। वेट जो होता है आपके स्ट्रिंग का वो एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर सरफेस एरिया जो आपका लेंथ ऑफ आर्क मैंने अगर एस लिया हो तो उसका वेट डब्ल्यू एस एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टी नॉट एक्ट करता है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाली फोर्स इक्वल रहती है राइट साइड वाली फोर्स, यानी टी नॉट इक्वल रहता है टी कॉस जाय से, और ऊपर वाली फोर्स इक्वल रहती है नीचे वाली फोर्स से, मतलब टी साइन जाय इक्वल रहता है डब्ल्यू एस से। तो उम्मीद है आपको इतने फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो गए तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गिवन लेंथ 2s, a given length 2s of a uniform chain has to be hung between 2 points at the same level, and the tension has not to exceed and the tension has not to exceed the weight of length b of the chain, and the tension has not to exceed the weight of length b of the chain. Show that the greatest span is square root of b square minus x square log of b plus s डिवाइड बाय b माइनस s। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक आपके पास यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ है 2s, इसको आपने टंगा के रखा है दो पॉइंट पे जो सेम लेवल पे हैं। तो चलिए दो सेम लेवल के पॉइंट से हम इसे टंगा देते हैं। तो एक पॉइंट को नाम देते हैं a, एक को नाम देते हैं b, और दोनों के दोनों एक सेम वर्टिकल लाइन में आने चाहिए। आगे सेम वर्टिकल लाइन में अब क्या करना है, यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे
ओ, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको नाम दे देंगे सी। हमें पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस काय से इक्वल रहता है, सी से इक्वल रहता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपका जो टेंशन है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए किससे, वेट ऑफ लेंथ पी ऑफ द चेन। और आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट स्पैन है उसकी वैल्यू ये आती है। अब देखो ग्रेटेस्ट स्पैन कह रहा है, स्पैन की वैल्यू क्या रहेंगी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस रहता है। ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पैन। और ये कैसे इक्वल रहता है, 2 टाइम्स एक्स से इक्वल रहता है पक्के में। ये स्पैन मैक्सिमम कब हो सकता है, जब यहां पे जो टेंशन एक्ट हो रही है वो कैसी हो, मैक्सिमम हो, है ना। जब ये टेंशन मैक्सिमम होंगी तो ये इसको इस ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो उस केस में स्पैन मैक्सिमम होगा। और हमें पता है यहाँ पे कौन सा टेंशन एक्ट करता है, यहाँ पे एक्ट करता है टेंशन टी, तो एट एन एंगल साई यहाँ पे एक्ट कर रहा है हमारा टेंशन टी कर रहा है, और यहाँ पे आपका एक्ट करता है टेंशन टी नॉट। तो ये जो स्पैन है ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये टेंशन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। जब टेंशन मैक्सिमम होगा, टेंशन का ही कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ना चाहूँ तो यहाँ पे एक्ट करेगा टी कॉस जाए। तो जब ये टी कॉस जाए मैक्सिमम होगा, यही इसको इस साइड खींच रहा है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू रहेंगी वो कैसी आएंगे हमारे लिए, मैक्सिमम आएंगे। समझ में आ रहा है सबको। तो चलिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लेट द uniform chain, let the uniform chain of length 2s be hung between 2 points A and B, 2 points A and B which are at the same level। आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड चीज आपको निकालना है कि यहां पे ग्रेटेस्ट स्पैन होना चाहिए, तो आप लिखेंगे द स्पैन विल बी greatest if the tension at end points is maximum, that is t is maximum, यानी t की जब आप सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। एंड हियर हमें क्या दिया हुआ है, टेंशन हैज नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ लेंथ बी ऑफ द चेन, यानी आप मैक्सिमम वैल्यू उतनी ले सकते हैं जो होगा वेट ऑफ चेन ऑफ लेंथ बी। उससे ज्यादा ले सकते क्या नहीं, हैज नॉट टू एक्सीड मतलब इससे ज्यादा मत लीजिएगा, मतलब ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। तो हियर द टेंशन हैज नॉट टू एक्सीड the weight of a length b of the chain that is t की मैक्सिमम वैल्यू। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है जितना वेट होगा लेंथ b का। अब हमें पता है w क्या लेते हैं हम, वेट पर यूनिट लेंथ, और यहां से अगर वेट की निकालना है आपको तो पर यूनिट लेंथ है, तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, W इंटू बी, ये हो जाएगा आपके पास टेंशन की वैल्यू, वेयर W इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। W क्या हो गया यहाँ पे, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की, 2s, और हम लोगों ने कल से हम यही देख रहे हैं कि अगर मैं सेम पॉइंट से यूनिफॉर्म चेन को लटका रहा हूं तो
नीचे जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर आएगा, तो टोटल लेंथ है 2s। तो यहां से नीचे जाने में कितनी खर्च हो गई होंगी, s। और यहां से वापस ऊपर जाने के लिए कितनी खर्च हो गई होंगी, s हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ आर्क भी मालूम है, कितनी हो रही है, s हो रही है। आपको ग्रेटेस्ट स्पैन की वैल्यू निकालना है। ग्रेटेस्ट स्पैन यानी ए बी का ऐसे इक्वल रहेगा 2 टाइम्स x से रहेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, x की। x की वैल्यू याद कीजिए क्या आती है, x की वैल्यू आती है c log ऑफ सेक्साई प्लस टेंजाई। तो यहाँ पे मुझे c चाहिए, सेक्साई चाहिए और टेंजाई चाहिए। अब ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। उम्मीद है यहाँ तक तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बताइए अब आप यहाँ पे क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली तो चीज, मुझे एक चीज पता है यहाँ पे कि जो वेट एक्ट होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पे टेंशन ले रहा हूं, एक पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है सी है, तो यहाँ पे जो वेट ऊपर की ओर जा रहा होगा वो बैलेंस करेगा नीचे की ओर आते हुए वेट को करेगा। तो आप लिखेंगे टी साइन आई, ये बैलेंस करेगा किसको, नीचे और आते हुए वेट को, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टोटल वेट एक्ट करेगा। W क्या रहेगा, वेट पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे लेंथ कितनी है s। तो यहाँ पे ये T साइन आई ये बैलेंस करेगा किसको, W s को करेगा पक्के में। तो बताइए यहां से आपको क्या मिलेगा, T साइन आई, T की वैल्यू क्या है, WB, तो आ जाएगा WB साइन आई, ये बैलेंस करेगा किसको, WS को। यहाँ पे W हो गया कैंसल। तो यहां से मुझे साइन आई की वैल्यू मिली S अपॉन बी, यानी मैं साइन आई को क्या लिख सकता हूं, S की वैल्यू कितनी है मेरे पास, S की वैल्यू S ही है, तो उसे S अपॉन बी रखना पड़ेगा। वैसे भी हमारा फाइनल आंसर भी S के टर्म्स में, तो हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो साइन आई मिल गया आपको। एक बार आपको साइन मिल गया तो कॉस निकालना आसान है, आसान है। कॉस कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर जाए की वैल्यू, नाउ कॉस स्क्वायर जाए की वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जाए। मतलब यहाँ से कॉस जाए की वैल्यू क्या आ जाएंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर जाए। साइन की वैल्यू क्या है, एस अपॉन बी, तो इसका स्क्वायर ले लो तो आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बताओ कॉस जाए की वैल्यू क्या आ जाएंगी, बी स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में बी और उसका स्क्वायर कैंसल, तो आ जाएगा कॉस जाए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन बी आएगा। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। तो अभी तक मुझे यहां से साइन मिल गया है और कॉस मिल गया है। कॉस मिल गया तो हम सेक और टैन दोनों का आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते, चलिए बताइए जल्दी से। मुझे पता है सेक जाए क्या रहेगा, 1 अपॉन कॉस जाए, यानी कॉस का रेसिप्रोकल। तो यहां से सेक जाए की वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको, यहां से आपको सेक जाए मिल जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल। तो जो अभी तक डिनोमिनेटर था वो चला जाएगा न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर था वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। टैन की वैल्यू बताओ, टैन जाए क्या रहेगा, साइन जाए डिवाइड बाय कॉस जाए रहेगा। साइन जाए कितना है, एस अपॉन बी, डिवाइड बाय कॉस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाय बी, डिवीजन का बी कैंसल। तो टैन जाए की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। आ गया। अब हमें बस एक चीज चाहिए, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, अब हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू। तो c भी निकाल सकते हैं, वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को, s की वैल्यू रहती है c tan जाए। तो c की वैल्यू क्या आएंगी, s अपॉन tan जाए आएगा। तो s की वैल्यू क्या है यहाँ पे, s ही है,
डिवाइड बाय tan की वैल्यू क्या है s डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एस एस कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो c की वैल्यू क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। उम्मीद है समझा होगा सबको, ऐसा नहीं समझा तो ऐसा देख लो, x इज इक्वल टू सी tan xi की वैल्यू क्या है s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एस एस कैंसिल, वाली वैल्यू डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो c मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। कैसे भी निकालो बस आंसर सही निकालो। उम्मीद है समझ गया होगा। अब आपको जितनी वैल्यू लगती है स्पैन निकालने को सबके सब आपके पास है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ग्रेटेस्ट स्पैन, ये इक्वल रहेगा 2 टाइम्स x से रहेगा। ग्रेटेस्ट स्पैन क्यों है, क्योंकि हमने टेंशन को भी लिया है ग्रेटेस्ट लिया है, क्योंकि आपका स्पैन ग्रेटेस्ट कब होगा जब टेंशन एट द एंड पॉइंट भी मैक्सिमम रहेगा, और हमने मैक्सिमम वैल्यू ही सिलेक्ट की थी, यहाँ पे किए थे। चलिए बताइए 2 टाइम्स x, x की वैल्यू क्या रहती है, x हम लोगों ने पढ़ा था रहता है c log ऑफ sec xi प्लस tan xi, तो आ जाएगा 2 टाइम्स। क्या आएगा c, c की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ऑफ सेक xi क्या है b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस tan xi क्या है s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, दोनों के दोनों सेम है तो इसी में लिख सकता हूँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ऑफ b प्लस एस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ये रहना चाहिए आपके पास आपका फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, यही निकालने को बोला था कि कुछ और निकालने को बोला था। ओके हमें बी बी प्लस एस बी माइनस एस इस तरीके से निकालने को बोला था, तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है क्या, नहीं, तो हमें जो फाइनल आंसर निकालना है उसे पीछे लेके आना पड़ेगा। देखिए कई बार आपको है ना आंसर्स में ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से ताकि थोड़ा क्लीन रहे। चलो हमें ये आंसर लेके आना है। पहले तो हमें सामने 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हमें वो 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अंदर स्क्वायर रूट नहीं दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलो पहले 2 को अंदर लेके जाते हैं, तो क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ, अब देखिए ये क्या हो जाएगा लॉग एम टू द पावर एन, क्योंकि इस फॉर्म में ना एन लॉग एम क्या होता है लॉग एम टू द पावर एन, तो आ जाएगा लॉग ऑफ b प्लस एस का भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझा ना क्या लगाया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लगाया लॉग एम टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाया, पक्के में नहीं याद रहा तो लिख लेना। लॉग एम टू द पावर एन कब आता है जब हम लेते हैं एन लॉग एम, आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ से आपको स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ऑफ, यहाँ पे आ गया बी प्लस एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बी प्लस एक्स बी प्लस एस कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ से आपके पास आंसर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग ऑफ बी प्लस एस डिवाइड बाय बी माइनस एस, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो ये चीज सबको समझी, कई बार हमारा क्वेश्चन जो हमने आंसर निकाला वही हो जरूरी है क्या, नहीं, वो उसके अलग फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो आपको ऐसे आंसर को इस फॉर्म में लाना कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। उम्मीद है सबको समझा होगा। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है क्या, नहीं, एक बार अगर आपके बेसिक क्लियर हो गए तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
show that the length of an endless chain which will hang over a which will hang over a circular pulley which will hang over a circular pulley of radius A so as to be in contact with two-thirds of the circumference of the pulley. Two-thirds of the circumference of the pulley is A into 3 divided by log of 2 plus root 3 plus 4 pi डिवाइड बाय 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये है ना आपका PYQ है। देखिए इसी को उसने लैंग्वेज चेंज करके पूछा था, तो मैं वाला भी क्वेश्चन लिखाया था आपको। हमें पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ endless chain, find the length of endless chain which will hang over a circular pulley of radius A so as to be in contact with two-thirds of the circumference of the पुली। तो देखिए शो दैट के जगह फाइंड लिख दिया, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो नहीं दिया उसने, और ये क्वेश्चन आपको दिया था 12 मार्क के लिए। तो देख रहे क्वेश्चन ऐसे ही वो चेंज करके लैंग्वेज पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली डील करना है। क्वेश्चन तो वैसे सेम ही मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि एक जगह पे बोल रहा है शो दैट, दूसरी जगह पे बोल रहा है फाइंड करो आंसर, तो दोनों में मेथड तो आप सेम ही यूज करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक एंडलेस चेन है। एंडलेस चेन मतलब ऐसी सैगी चेन है, ठीक है, यानी टूटी हुई है क्या, दो ऐसे कोंटे पकड़ सकते क्या आप इसके, नहीं, पूरी ऐसी जुड़ी हुई चेन है। बोल रहा है ये एंडलेस चेन की लेंथ निकालना है आपको। कब, जब आप इसे हैंग कर रहे हैं किस पे, एक सर्कुलर पुली पे जिसका रेडियस है ए, और वो किस तरीके से हैंग हो रही है कि 2/3 ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ पुली इसके कांटेक्ट में आना चाहिए। मतलब ये जो चेन थी इसको आपने एक सर्कुलर पुली के ऊपर रखे, क्योंकि आप सर्कुलर पुली के ऊपर रख रहे हैं तो ग्रेविटी के वजह से ये वाला जो पार्ट है ये तो एग्जैक्टली किसके ऊपर आएगा, सर्कल के ऊपर ही आएगा, लेकिन यहां पे नीचे की ओर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा जो इस तरीके से लटक जाएगा, लटकेगा, क्योंकि ये सर्कल से बड़ी हमारे पास चेन है।
तो क्या कह रहा है यहां पे, ये कितने एरिया में कांटेक्ट पे है, 2/3 ऑफ सरकमफरेंस ऑफ पुली, यानी पुली का 2/3 को वो कवर करता है। यानी जो नीचे वाला पीला पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, 1/3 वाला पार्ट जिसको पुली कवर नहीं कर पाया, पुली के इस पे कवर नहीं कर पाया। चेन वहां से ऐसी लटक के नीचे की ओर आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसा डायग्राम बनते हुए दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यानी कैटेनरी बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आएगा ऐसा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस सर्कल का एक सेंटर मान लेंगे। मैं O1 को यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ, नीचे O दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, तो इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B। B पे मैं एक्ट करा देता हूँ क्या, एक टेंशन फोर्स एक्ट करा देंगे। ये एक्ट होंगे एट एन एंगल जाए, नीचे वाले पॉइंट को नाम दे देंगे C। यहाँ पे एक्ट होंगे आपकी टेंजेंशियल फोर्स T0 होगी। पक्के में यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे ही मैं ये सेंटर को यहां पे करूंगा ज्वाइन, ये सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस। और ये पॉइंट बी पे क्या है, टेंजेंट, एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे और उसको नाम दे देंगे एम। तो बी एम मेरी परपेंडिकुलर हो जाएंगी वर्टिकल लाइन को, यानी O1 C को। ये कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे कैटिनरी का डायग्राम किस तरीके से बन रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा कैटिनरी कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी A B, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको यहाँ से भी ऐसे अगर ज्वाइन करेंगे तो ये कैसा रहेगा, एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि A और B दोनों सेम साइड के पॉइंट है? यहाँ पे B पे एक्ट कर रहा है आपका टेंजेंट फोर्स T, टेंशन, यहाँ पे आएगा T0, इसको नाम दे दिया C। तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, बन रहा है। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसे हम डिनोट कर देंगे S से, कर देंगे। हमें पूछ रहा है आपको टोटल लेंथ निकालना है एंडलेस चेन का। एंडलेस चेन की लेंथ निकालने के लिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर की ओर भाग आया हुआ है, सपोज मैं इसको अगर नाम दे दूं N, तो ये ANB, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये जो सर्कल पे चिपका हुआ है ANB, ये कितना कवर कर रहा है, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्कल को जो कर रहा है वो। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। यहाँ पे रेडियस कितनी दी हुई है A, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे ANB की वैल्यू तो आ जाएंगी 2πA, ये हो गया 2πr, इसका 2/3 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4/3πA। इतनी तो लेंथ होगी हमारी, किसकी, ये लेंथ होगी हमारे इस पार्ट की, कौन सा, ANB, जो सर्कुलर पुली के ऊपर रखा हुआ है। अब हमें लेंथ निकालना है ACB आर्क की, निकालना है ACB आर्क के लिए मैंने इसको कितना ले लिया, S। अगर ये S है तो यहां से लेके यहां तक का भी कितना रहेगा, S। तो अगर मैं S की वैल्यू निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ACB की वैल्यू मिल जाएंगी। तो अब मेरा पूरा फोकस किस पे रहने वाला है, S को निकालने में। और देखो यहाँ पे आंसर में आपको 4π/3 इंटू A, ये वैल्यू तो दिख रही है। तो यानी मुझे पता है कि 2S की वैल्यू ये आनी चाहिए, 3 log of 2 + √3 आना चाहिए। उम्मीद है यहां तक तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सबको समझ में आया होगा। पक्के में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन के ऊपर। पहले तो चीज हमें यहाँ पे जितनी चीजें हमने यहाँ पे ऐसी डायग्राम ड्रॉ करके बताया वो सब चीजें यहाँ पे लिख के दिखा देंगे। तो आप लिखेंगे, मैं इसे अभी को काट लेता हूँ यहाँ से, आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि
चलिए जितनी चीजें अपने डायग्राम में ड्रॉ किए वो सब चीजें दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, आपको लेंथ निकालना है एंडलेस चेन का जिसको आप हैंग कर रहे हैं ओवर अ सर्कुलर पुली ऑफ रेडियस ए। तो आप लिखेंगे लेट ए एंड बी डिनोट द पार्ट ऑफ गिवन endless chain which is in contact with 2/3 of the circumference of the pulley, and ACB denotes the part of the endless chain which forms catenary। तो समझ में आया, यहां पे ए एंड बी वाला पार्ट है जो कांटेक्ट में किसके साथ, आपके सर्कुलर पुली के साथ, और एसीबी वो पार्ट है जो क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कैटिनरी फॉर्म कर रहा है। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल लेंथ निकालना है एंडलेस चेन का। तो आप लिखेंगे लेंथ, एंडलेस पार्ट निकालने के लिए पहले हमें किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जो ए एंड बी ये वाला पार्ट है इसकी निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क ए एंड बी ये कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 टाइम्स किसका, सरकमफरेंस ऑफ पुली। सरकमफरेंस ऑफ पुली क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं सरकमफरेंस ऑफ पुली। यहां पे जो पुली है वो कितने इसकी है, यहां पे जो पुली है वो है रेडियस ए की, ऑफ रेडियस ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 टाइम्स सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल क्या रहता है 2πr, यहाँ पे r की जगह क्या है a, तो 2 2 आर, यहाँ पे आ जाएगा 4π/3 इंटू ए। तो ये हो गया हमारे जो हमने यहाँ पे पिंक पार्ट से डिनोट किया है उसकी लेंथ ऑफ आर्क, वो हमने निकाल लिया। एक बार आपको वो मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ए सी बी वाले पार्ट की लेंथ को निकालना है। तो हम इसे डिनोट कर देंगे, ये वाला पार्ट हो गया एस, तो यहां से लेके यहां तक का भी हो जाएगा एस, ठीक है। और आपको यहाँ पे अगर कीचड़ माचड़ नहीं करना है तो अच्छे से, जैसा मैंने एक और डायग्राम बनाया था वहां पे छोटी सी जगह पे वाला डायग्राम को भी ड्रॉ कर लो, कर सकते हैं ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हमने पॉइंट लिया हुआ है एम, लिया हुआ है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हमें कह रहा है 2/3 ऑफ पुली कवर कर रहा है ऊपर वाला पार्ट, यानी जो नीचे वाला पार्ट है वो कितना कवर कर रहा है, 1/3 कवर करेगा। तो आप लिखेंगे दिस कैटिनरी इज फॉर्म्ड in part opposite to 1/3 of circumference of circular pulley। क्या लिखा समझा, 2/3 वाले पार्ट में ये जो आपका चेन था ये कांटेक्ट में था किसके साथ, आपके पुली के साथ था यहाँ पे, तो बचे हुए 1/3 पार्ट में वो कांटेक्ट में नहीं है। मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है O1 पे वो क्या बनेगा, ऊपर साइड अगर मैं लू तो ये 2/3 पार्ट बनेगा, और नीचे साइड अगर मैं लू तो 1/3 पार्ट बनेगा। क्या कहना चाहता हूं समझो, ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये है सेंटर O, ऐसा। अगर मैं कह रहा हूं ABCD, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो आर्क ABC है ये 2/3 पार्ट बना रहे हैं, मतलब जो बीच में एंगल भी बनेगा ना ये वाला,
ए ओ सी वाला, इस साइड वाला बड़ा वाला एंगल, ये भी कितना बनेगा 2/3, ये पूरे एंगल का बनेगा। अब अगर मैं कह रहा हूं ये वाला पार्ट 2/3 कवर कर रहा है तो ए डी सी ये कितना कवर करेगा 1/3। तो सेंटर में इसका एंगल भी कितना बनेगा 1/3 ऑफ टोटल एंगल। हमें पता है टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो 1/3 ऑफ 360 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो अंदर एंगल बनने वाला है, यहाँ पे जो अंदर एंगल बनने वाला है ये बनने वाला है 120 डिग्री का और बाहर वाला बनने वाला है 240 डिग्री का। समझा यहां तक? पक्के में समझा? सच में समझा? अब अगर मैं यहां पे इसको दिखाना चाहूं तो हमने इधर ऊपर साइड लिया हुआ है 0.01, तो यहाँ पे AO1B ये वाला एंगल निकाला हमने, ये कितना आ रहा है 120 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AO1B ये भी कितना आ जाएगा 1/3 ऑफ टोटल एंगल, यानी 360 डिग्री, तो आ जाएगा 120 डिग्री। अब ये AO1B को ये O1B दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों क्या कर देगा हाफ कर देगा। तो यहाँ पे भी एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, यहाँ पे भी एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। तो आप लिखेंगे देयरफॉर BO1M ये एंगल बन जाएगा आपके पास कितने डिग्री का 60 डिग्री का। इतना झोलझाल क्यों कर रहे हैं? ये जाय की वैल्यू निकालने के लिए। अब जाय निकालने के लिए आप ख्याल करो, जाय इस तरीके से बन रहा है, यहां से एक लाइन आ रही है, फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है बी पॉइंट पे, और फिर यहां से एक ऐसी लाइन आ रही है। तो यहां पे बन रहा है आपके पास अल्टरनेटिंग एंगल। अगर ये जाए तो ये भी जाए रहेगा, लेकिन अभी तक हमें ये वाला एंगल मिला है क्या? नहीं। तो हमें ये एंगल निकालने पे फोकस करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे एम जो है मैंने क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक एंगल 90 है एक एंगल 60 है, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा पक्के में? तो ये कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो उससे हमें वाला एंगल मिल गया 30 डिग्री। रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे के साथ कैसे होती है परपेंडिकुलर। तो यहां से आ रहा है O1B और यहां से जा रहा है मेरा टैंजेंट जा रहा है, तो यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री के एंगल में से मैं कह रहा हूं यहां से एक लाइन जा रही है M की ओर जो बना रही है एंगल 30 डिग्री का। तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, टोटल एंगल 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे यहां से लेके यहां तक का एंगल कितने डिग्री का मिल जाएगा 60 डिग्री का। और यहाँ पे ये कौन सा एंगल है अल्टरनेटिंग एंगल आ रहा है ऐसा। तो ये अगर 60 डिग्री का है तो नीचे जाए की भी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 60 डिग्री हो जाएंगी। अब मैं इतनी पूरी चीजें क्या पेपर में लिखते बैठूंगा क्या? नहीं। क्वेश्चन आया है 12 मार्क के लिए, तो मैं आंसर भी 12 मार्क के हिसाब से ही लिखूंगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। यहां पे हमने फिगर में करके हर एक चीज को डिटेल में दिखाया हुआ है। आप कह सकते हैं एंगल जाय आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री आ गया। जाय कितना मिल गया मुझे 60 डिग्री मिल गया। अब आपके पास तो कुछ निकालने के लिए बचा है क्या हार्ड? नहीं, हमारे पास जाय मिल गया है। हमें काय की वैल्यू चाहिए थी? हमें चाहिए थी यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए थी भाई, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? हमें यहाँ पे चाहिए था s की वैल्यू, है ना, s चाहिए था। तो s की वैल्यू काय से इक्वल होती है? s इक्वल होता है c tan जाय से। तो हमारे पास c है क्या? नहीं, तो हमें c निकालना रहेगा। c कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास जाय है, यानी हम सेक वगैरह हर एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। x की वैल्यू हमें आंसर लॉग में चाहिए क्या? हमारा जो आंसर है उसमें लॉग आ रहा है क्या? हाँ, अगर लॉग आ रहा है तो हमें x का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x का ऐसे इक्वल रहता है, x इक्वल रहता है c log ऑफ
सेक जाए प्लस टैन जाए। हमें पता चल गया हमें कौन से दो फॉर्मूले यूज करने हैं, पता चल गया। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट एस का ऐसे इक्वल रहता है सी टैन जाय से इक्वल रहता है, यानी सी टैन जाय की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 60, और टैन 60 कितना होता है √3, तो आ जाएगा √3 टाइम्स सी। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 सी। आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? हमने इक्वेशन दिए है क्या? नहीं भी दिए होंगे तो मैं इसे ए दे देता हूं। आ गया। तो एस मिल गया मेरे को √3 सी मिल गया। नेक्स्ट मुझे क्या की वैल्यू चाहिए? सी की चाहिए, तो मैं यहां से निकालूंगा एक्स की वैल्यू क्या ऐसे इक्वल रहती है सी लॉग ऑफ सेक जाय प्लस टैन जाय रहता है। तो यहां से सी की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? सी की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे डिवीजन में, तो आ जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे आएगा सेक जाय, तो आ जाएगा सेक जाय की वैल्यू कितनी निकाले हमने 60 प्लस टैन जाय, टैन की वैल्यू भी क्या निकाले 60। हमें आंसर में x दिख रहा है क्या? हमें आंसर में x नहीं दिख रहा है, तब हमें यहाँ से x को भी हकालना पड़ेगा। x कैसे हकाल सकते हैं? x मेरी वैल्यू रहेंगी कहां से कहां तक की? b से लेके m तक की वैल्यू, ये रहेंगी मेरे लिए x। मुझे रेडियस दिया हुआ है सर्कल की, तो o से लेके b तक का डिस्टेंस रहेगा a रहेगा। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? x यहाँ पे है मेरा कौन सा साइड? 60 डिग्री का अपोजिट। अपोजिट काय में आता है? साइन में आता है। तो आप इसे लिख सकते हैं a साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे लिखा समझा सबको? नहीं समझा तो यार डायग्राम देखिए। देखिए ये है हमारे पास परपेंडिकुलर O1 MB, मुझे पता है A से लेके B तक पूरा स्पैन होता है ना 2x की वैल्यू, तो A से लेके mx होगा, m से लेके b भी x होगा, तो m से लेके b आ गया x। O1 सेंटर है, b एंड पॉइंट है आपके सर्कल का, तो O1B का ऐसे इक्वल रहेगा रेडियस ऑफ सर्कल से। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, मुझे पता है साइन 60 कितना होता है? अपोजिट यानी x अपॉन हाइपोटेनस यानी a। तो यहाँ से हमें क्या इक्वल चाहिए थे? x की, यहाँ पे a डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आ जाएगा x की वैल्यू a साइन 60 डिग्री। बस अब पूरी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको c की वैल्यू क्या मिल जाएंगे? c मिल जाएगा a साइन की वैल्यू आपको निकालना है काय में 60 में, कितनी आती है? √3/2 आती है। लॉग ऑफ, अब काय की वैल्यू चाहिए? सेक 60 की। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, तो सेक 60 कितना होगा 2 प्लस टैन 60 निकालना है, टैन 60 कितना होता है? साइन बाय कॉस, यानी आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो ये मिल गई मेरे को इक्वेशन नंबर बी। आ गया मेरे पास पूरी वैल्यूज, तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहां से? तो देयरफॉर, या तो वी हैव लिख दो, वी हैव। क्या पता है मुझे? अगर मुझे पूरा आर्क चाहिए, कौन सा? ए सी बी वाला, तो ये ए सी बी बनाने के लिए मुझे ए सी वाला आर्क चाहिए और सी बी वाला आर्क चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगी? एस प्लस एस रहेंगी। तो वी हैव लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स एस, तो आ जाएगा 2 टाइम्स एस की वैल्यू क्या है? √3c फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। अब उसे फिर से सब्स्टिट्यूट करो, 2√3 c की वैल्यू, c क्या है हमारे पास? a √3 डिवाइड बाई, ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 2 लॉग ऑफ 2 प्लस √3। कुछ कट रहा है यहाँ पे? 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 3a डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 प्लस √3। तो ये आ गई मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी आ गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ एंडलेस चेन।
बताओ, पूरी एंडलेस चेन बनाने के लिए आपको दो पार्ट लेना पड़ा। पहला था ए एन बी और दूसरा था ए सी बी। तो आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए एन बी। लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी मैं निकाल के लेके आ रहा हूं, प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए एन बी हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में निकाला था। भाई चल जा, कितना आया था? 4 पाई/3 a। आएगा, दोनों में a कॉमन दिख रहा है, a को निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा? 3/log(2 + √3 + 4 पाई/3। ये रहना चाहिए आपके लिए आपका फाइनल आंसर। और हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। A3 log(2 + √3 4 पाई/3 ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन किसी को भी कुछ भी हार्ड नहीं लगा होगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। a heavy a heavy a heavy uniform chain a heavy uniform chain of length 2L is suspended by its ends which are on the same horizontal level, which are on the same horizontal level. The distance apart 2a of the ends 2a of the ends is such that its lowest point of the chain is at a distance a vertically below the ends. Prove that if C be the distance of the lowest point, C be the distance of the lowest point from the directrix directrix of the catenary then 2a square divided by L square minus a square is equals to log of
L plus A divided by L minus A and tan hyperbolic A by C, tan hyperbolic A by C is equals to 2AL divided by L square plus A square। अब आपको ये चीज यहाँ पे प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? पहले तो 2A स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आना चाहिए लॉग ऑफ एल प्लस ए डिवाइड बाय एल माइनस ए, और दूसरा tan हाइपरबोलिक ए बाय सी इक्वल आना चाहिए 2AL डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक हैवी चेन है लेंथ 2L की, इसको आप सस्पेंड कर रहे हैं दो पॉइंट में जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो कर दिए, एक पॉइंट को ले लिया ए, एक को ले लिया बी। लोवेस्ट पॉइंट को ले लिया सी, सी पे ऐड करेंगे टेंशन टी नॉट, बी पे ऐड करेंगे टेंशन टी। अब तो आपको नींद से भी उठाएंगा कोई तो बना लेंगे वाला डायग्राम, इसको नाम दे देंगे डी। आगे यहां तक इसकी लेंथ है 2L, तो सीधी सी बात है ऊपर से नीचे जाने में L खर्ची हो गई और फिर नीचे से ऊपर जाने में वापस से L खर्चा होगी, और इसको हम इक्वल ले लेंगे लेंथ ऑफ आर्क से ले लेंगे। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? द डिस्टेंस अपार्ट 2A ऑफ एंड्स। अब देखो आपका जो एंड है A और B, ये दो एंड में आपने इसको टंगा है। कह रहा है ये दोनों के दोनों एंड 2A डिस्टेंस पे दूरी पे है, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपको दी है 2A, तो सीधी सी बात है ये मिड पॉइंट रहता है, तो यहां से A से लेके D तक हो जाएगा A, D से लेके A तक हो जाएगा A। is such that its lowest point of the chain is at a distance A vertically below the ends। तो कह रहा है ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यानी A और B का वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हमें D से लेके C तक का डिस्टेंस देखना है। ये भी दिया हुआ है आपको A, यानी एंड पॉइंट्स को आपने इतनी दूरी पे रखा हुआ है कि जो नीचे की गहराई आ रही है, जो सैग आ रहा है, वो भी कितने का है? A का आ रहा है। तो आपको कह रहा है प्रूव दैट इफ C is the distance of lowest point from the डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी। याद रखना है जब हम लोग नीचे O वाली लाइन लेते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर वो नहीं भी देता तो हम क्या लेते थे? C लेते थे, लेकिन उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें जो डिस्टेंस है ये C है, डिस्टेंस ऑफ लोवेस्ट पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी, यानी जो O वाला पॉइंट है, O से जो लाइन जा रही है उससे पॉइंट C का डिस्टेंस है स्मॉल c। तो आपको ये दो रिलेशंस यहाँ पे प्रूव करना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी चीज हमने डायग्राम में ड्रॉ की है सबकी सब हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि लेट द heavy uniform chain of length 2L is suspended by its ends at point A and B which are on same horizontal level, the distance between A and B, that is span of AB, ये आपको दिया हुआ है कितना? 2A। तो दिस इंप्लाइज A से लेके D तक का डिस्टेंस ये इक्वल रहेगा A से लेके D तक का डिस्टेंस ये इक्वल रहेगा D से लेके B तक का डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू हो जाएंगी A। ऑल्सो क्या दिया हुआ है आपको? द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द चेन इज एट अ डिस्टेंस वर्टिकली बिलो द एंड, कितना डिस्टेंस? A। ऑल्सो यहाँ पे D से लेके C तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है A, और
सी से लेके ओ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल सी। तो मैं पूरा का पूरा y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्या, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरी काय की वैल्यू रहती है y की। तो y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डी सी में ऐड करना पड़ेगा सी ओ। डी से लेके सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है a, और सी से लेके ओ तक का दिया हुआ है सी। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से a प्लस सी आ गई। एंड लेंथ ऑफ आर्क भी निकाला हमने। लेंथ ऑफ आर्क का ऐसे इक्वल है एल से, तो इसकी वैल्यू इक्वल है यहां से एल से, है ऐसा। चलो यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। यहां तक उम्मीद है किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें y मिल गया है, s मिल गया है, मिल गया है। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है लॉग में, निकालना है लॉग में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला, x वाला। क्या पढ़े, x की वैल्यू रहती है c log ऑफ साइन जाए सॉरी सेक जाए प्लस टैन जाए। तो उसके लिए मुझे सेक और टैन ये दो चीजों की वैल्यू लगेगी। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है y और s के बीच में रिलेशन, वाई स्क्वायर क्या रहता है, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है, a प्लस सी, तो आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। एस की वैल्यू है l, तो आ जाएगा l स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। से सी स्क्वायर हो गया यहाँ से कैंसिल। हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो चलो 2ac जैसा था वैसा एल स्क्वायर जैसा है वैसा यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर इधर गया तो माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a आ जाएगी। किसी को भी यहाँ तक कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आ गया ऐसा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, वी नो दैट। क्या पता है आपको, ये फॉर्मूला जो मास्टर ने लिखा है क्या लिखा है, x इज इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक जाए प्लस टैन जाए। अच्छा हमने सेक और टैन तो अभी तक निकाला ही नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा। हम पहले सेक और टैन निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास y की वैल्यू a और c के टर्म्स में दी हुई है, और हमें आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, a l वगैरह के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस सी निकालू तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर y की वैल्यू क्या थी, a प्लस सी, तो आ जाएगा a प्लस सी की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो 2a इंटू ए आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया था, आएगा a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। हाँ तो चलिए हमें क्या मिल गया, y मिल गया। अब y के लिए अब देखो हमारे पास हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें चाहिए x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई और टैन जाए। तो मुझे सेक और टैन की वैल्यू चाहिए। मेरे पास y आ गया है, तो मैं y से सेक या टैन में से कोई निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं। वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को, वी नो दैट क्या पता है हमें, हमें पता है y की वैल्यू होती है सी सेक जाए होती है। y क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, ये इक्वल रहेगा c क्या है आपके पास, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इंटू सेक जाए आएगा। डिवीजन का 2a डिवीजन का 2a कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास सेक जाए की वैल्यू क्या बनी, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनी। अब हमें सेक तो मिल गया, टैन निकाल सकते हैं। टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर निकालूंगा तो स्क्वायर में फिर एक और स्क्वायर आएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो वैसा करने के बजाय मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला लगा के निकाल लेता हूं। ऑल्सो एक और फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, एस की वैल्यू होती है सी टैन जाए
होती है? तो बताइए एस, एस क्या है आपके पास? एस हमने दिया था ना, एस शायद एल से इक्वल था हमारा, हाँ। एस की वैल्यू क्या है? एल। तो आ जाएगा एल इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इंटू टेन जाए। तो बताइए यहाँ से टेन जाए की वैल्यू क्या आ जाएंगी? टेन जाए आपके पास आ जाएगा 2a, डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 2a एल, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास सी है, वाई है, सेक है, टैन है, सब है। अब आप निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो बताइए देयरफॉर एक्स जिसकी वैल्यू क्या आती है? सी लॉग ऑफ सेक जाए प्लस टैन जाए, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएंगी? एक्स की वैल्यू काय से इक्वल है? ए से। है क्या? याद है सबको? हमें स्पैन दिया हुआ है यहाँ पे, स्पैन होता है टोटल 2a। ये तो 2a का की वैल्यू इक्वल होगी 2x की, यानी a इक्वल हो जाएगा x से, a इक्वल हो जाएगा x से। हो जाएगा? हम यहीं पे सॉल्व कर रहे थे क्या? चलिए, तो x के जगह क्या आ गई वैल्यू यहाँ पे? a आ गई, आ गई इज इक्वल टू c। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a लॉग ऑफ सेक जाए ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन जाए 2al डिवाइड बाय एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन रही है हमारे पास, और हम इसे कंपेयर करके देखते हैं आंसर के हम आसपास तो भी आ पाए क्या। हमें पता है आंसर लॉग में लाना है, तो यही मेथड से जाना पड़ेगा। तो चलिए वाला आंसर हम उधर लेके चलते हैं। हमें लॉग तो अकेला चाहिए, यहाँ पे ये देख के तो समझ में आ गया। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ से? 2a यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, a इंटू 2a कितना हो जाएगा? 2a का स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, तो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी? लॉग ऑफ, यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैं चाहूं तो एक ही बार में नीचे भी लिख सकता हूं, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई एल प्लस ए एल माइनस ए, एल प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा कैंसर। तो बताइए यहां से क्या मिला आपको? 2a स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएंगी लॉग ऑफ ए प्लस एल लिखू चाहे एल प्लस ए लिखू, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, डिवीजन में एल माइनस ए। यही आपको प्रूव करना था। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर पहला। नेक्स्ट एक और प्रूव करना है आपको, जो है tan हाइपरबोलिक a बाय c करना। अब पूरा फोकस इस पे करो। सबसे पहले तो tan हाइपरबोलिक बनाने के लिए आप मुझे बताइए आपको क्या लगेगा? मुझे साइन लगेगा हाइपरबोलिक में, कॉस लगेगा हाइपरबोलिक में, और मुझे पता है x इक्वल है a से। तो कोई ऐसा फॉर्मूला पता है क्या आपको जहां पे साइन हाइपरबोलिक x बाय सी आए और कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी आए? कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? अगर आपको याद हो तो मैं इसे लिख सकता हूं s को, s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाय सी, और मैं इसे लिख सकता हूं y को, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन, लिख सकते हैं ऐसा? तो चलिए आप लिखेंगे वी नो दैट s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। कह सकते हैं ऐसा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, s काय से इक्वल है? l से। c काय से इक्वल है? वैसे दोनों में कॉमन है, काय के लिए c सब्स्टिट्यूट करके लेंदी करते तो आ जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x काय से इक्वल है? a से, तो आ जाएगा a अपॉन c आ जाएगा। ऑल्सो y इक्वल है आपका
सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी से। तो चलिए y की वैल्यू तो डालना पड़ेगा। y कैसे इक्वल है यहाँ पे हमारा, y की वैल्यू सॉरी y की ये वैल्यू है आपके पास, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स कैसे इक्वल है a से, तो आ जाएगा a अपॉन सी। इसे दे दो 4 तक दे चुके हैं ना इक्वेशन, 5 एंड 6। चलिए डिवाइड कर दो, तो डिवाइड 5/6 क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो चलो l डिवाइड हो गया a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 a से, राइट साइड डिवाइड हो जाएगा राइट साइड से, तो आ जाएगा c साइन हाइपरबोलिक a अपॉन सी डिवाइड हो जाएगा c कॉस हाइपरबोलिक a अपॉन सी से, c हो जाएगा कैंसिल। तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक a अपॉन सी इज इक्वल टू 2a कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 2al, डिवीजन में क्या है a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखो चाहे एल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं, विच इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और प्लीज अभी तक अगर आपने फॉर्मूलेज याद नहीं किए तो प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फॉर्मूलेज कंफ्यूजिंग होते हैं, कई बार मुझे भी फॉर्मूले लगाते वक्त एस के जगह वाई के जगह एस, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ पे साइन था, कहाँ पे कॉस था, कहाँ पे टैन था, कहाँ पे सेक था, इस पे कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज इसे थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।